गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने पॉलिटी में का जो चैप्टर था प्रेसिडेंट का, उसमें हम जो प्रेसिडेंट के जितने भी हमने पावर्स थी वो कर ली थी। हमने इमरजेंसी की जो पावर लास्ट थी उसकी उसके अंडर जो अपनी पावर्स आती हैं 352, 356, 350, 360 जो हैं, जो प्रेसिडेंट रूल है वो आज हम करेंगे। जो हमने जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। होप आपने वो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको पहले देखें, फिर ही आपका ये जो स्टेट इमरजेंसी है आपका लिंक बनेगा, तो ही आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो ये स्टेट इमरजेंसी का सीधा सीधा क्वेश्चन आता होता है। और इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके जो प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है स्टेट इमरजेंसी, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जो हम स्टेट में लगाते हैं वो 356 आर्टिकल के अंडर आता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। होप आपको जो लास्ट वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो आर्टिकल 356 है ये किससे डील करता है आपका। ठीक है, ये आर्टिकल 356 है, ये डील किससे करता है आपका, ये करता है प्रेसिडेंट रूल से। ठीक है, तो हम साथ साथ में पढ़ते जाएंगे कि आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल से जो डील करता है, आर्टिकल 356। ठीक है, वो जो है प्रोक्लेमेशन स्टेट इमरजेंसी उसको ही बोलते हैं। स्टेट इमरजेंसी क्या बोलते हैं, जब स्टेट इमरजेंसी कब लगती है, जब गवर्नर गवर्नर कौन होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो स्टेट में कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है। ठीक है, जो प्रतिनिधित्व करता है जो स्टेट में। तो प्रेसिडेंट अगर अगर प्रेसिडेंट कोई रिपोर्ट गवर्नर से प्राप्त करता है, ठीक है, देखिए गवर्नर से कोई रिपोर्ट अगर स्टेट के बारे में प्राप्त करता है, इन सच सिचुएशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के रिगार्डिंग कोई भी अगर वो रिपोर्ट प्राप्त करता है गवर्नर, तो प्रेसिडेंट उसको क्या करता है कि वो पहले क्या सेटिस्फाई करेगा, उस रिपोर्ट में ये देखेगा कि अगर वो ब्रेकडाउन और कॉन्स्टिट्यूशन के जो मशीनरी है अगर वो फेल हो रही है, जो हमारी स्टेट में जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है अगर स्टेट में, तो उस केस में वो क्या करता है, प्रेसिडेंट रूल लगाता है। उस केस में क्या होता है, जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो हमारी जो स्टेट असेंबलीज हैं, हमारे सीएम हैं, वो डिसॉल्व हो जाती है और सीधा डायरेक्ट इन हैंड ऑफ प्रेसिडेंट के रूल, जो प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, उस स्टेट में लग जाती है। उसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया, गवर्नर क्या है, जो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एवरी स्टेट में हमारा गवर्नर होता है। ठीक है, तो गवर्नर के अंडर ये जो भी काम, जैसे हम प्रेसिडेंट के अंडर जो हमारी कैबिनेट है वो जो भी काम करती है प्रेसिडेंट के नेम पे करती है, ऐसे ही जो स्टेट हैं वो गवर्नर के नेम पे ही सारे काम करती है। ठीक है, तो अगर गवर्नर ऐसी कोई रिपोर्ट जो प्रेसिडेंट को भेजता है जिसमें लिखा हो कि जो मशीनरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, या फिर को प्रोक्लेमेशन ऑन द अकाउंट ऑफ फेलियर, मतलब जो काम जो अकॉर्डिंग टू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट काम नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या है, प्रेसिडेंट अपना रूल लगा सकता है अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, तो ये एक पावर है प्रेसिडेंट की कि वो क्या कर सकता है, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। ठीक है, तो हम पावर्स ही पढ़ रहे थे। पावर्स के अंडर ये 3 इमरजेंसीज थी। मैंने फर्स्ट आपको बता दी थी कि नेशनल इमरजेंसी, उसके बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था कि आर्टिकल 352 डील करता है, किसके साथ डील करता है वो, नेशनल इमरजेंसी। और आर्टिकल 356 जो करता है वो किसके साथ, स्टेट जो इमरजेंसी है उसके साथ डील करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, उसके बाद हम ये देख लेते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ द इंडिया इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड अ फेडरल सेटअप इन द कंट्री। ठीक है, ऑल्सो स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो अगर अगर कोई भी ऐसी कंडीशन की फेडरल जो सिस्टम हमारा कंट्री का अगर वो फेल होता है, कोई भी जो डेफिनेशन हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की है अगर उसमें कोई ब्रेकडाउन होता है, उस केस में क्या है, प्रेसिडेंट उसमें क्या लगा सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो उसी कंडीशन में होगा जब जो कंडीशंस हैं, जो फुलफिलमेंट जो इम्पोज की गई हैं, उसमें अगर कोई ऐसा ब्रेकडाउन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है,
उस केस में ही ओनली प्रेसिडेंट का रूल जो लग सकता है। ठीक है, यहां मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जो आर्टिकल 355 है वो सेंटर को एक ड्यूटी देता है। आर्टिकल ये आपको ध्यान में होना चाहिए, आर्टिकल कौन सा, 355। ठीक है, आर्टिकल 355 जो है, आर्टिकल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 355 ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो सेंटर की ड्यूटी क्या है, कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट में गवर्नमेंट है, अगर वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस है उसके अकॉर्डेंस है, ये सारा चेक करना किसकी ड्यूटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। आर्टिकल 355 क्या बोलता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डेंस, अगर कोई राज्य, कोई सभी राज्य, जितने भी, जो भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, मैंने आप सबको मालूम है। ठीक है, 8 यूटीज हैं। ठीक है, जो ये राज्यों में क्या होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, 355 आर्टिकल क्या बोलता है कि सेंटर, जो सेंटर है उसका क्या काम है, उसकी एक ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है कि उसको ये चेक करना कि जो राज्य काम कर रहे हैं, जो राज्यों में काम हो रहा है, वो अकॉर्डिंग टू मशीनरी ऑफ कौन सी, आपकी कौन सी मशीनरी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान में लिखा गया है अब उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 355 ये ड्यूटी किसकी बना देता है, ये ड्यूटी बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम ही है 355 आर्टिकल क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो चेक करे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है अकॉर्डिंग टू द मशीनरी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान में जो हमारी मशीनरी है कि कैसे हमने काम करना है, किस कौन कौन से जो लॉज बने हैं, रूल्स बने हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। अगर उनको वो ब्रेक करती है उस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, इसी को स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, ये आपको ध्यान में देना है कि इसी को ही क्या बोलते हैं, ये इसी को ही कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखें कि इसके नाम 3 हैं, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, आर्टिकल 356 के अंडर आता है। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं, द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, द जुरिडिक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट विद रिगार्ड ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस हैव बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 7 में क्या लिखा हुआ है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो भी रोल स्टेट और, ये देखिए आर्टिकल 7 में क्या लिखा है कि स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट जो है, ठीक है मैं अच्छे से लिखता हूँ, स्टेट और सेंटर, ये आर्टिकल 7 क्या बोल रहा है, सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, लॉ मेकिंग प्रोसेस में काम करेगी। ठीक है, उनके क्या क्या काम है उसके बारे में 7 शेड्यूल में बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की। आप सबको मालूम है कि हमारे जो शेड्यूल्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो 7 शेड्यूल किसके रिगार्डिंग है, जो जो स्टेट के काम है, ज्यूरिडिक्शन है, उसके बारे में लिखा हुआ है। कौन से शेड्यूल में, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन इंडिया ऑन द सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, लेजिस्लेटिव यूनियन एंड स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर है वो किसमें, आर्टिकल 7 में लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफाइड अंडर द आर्टिकल 245 246। ठीक है, 245 आर्टिकल और 240 उसमें स्पेसिफाइडली लिखा हुआ है कि कौन सी पावर और कौन सा जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो स्टेट के अंडर है, कौन सी पावर्स जो हैं वो उसमें है, सेंटर के पास है। उसके बाद क्या लिखा है, 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द स्पेसिफाई एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट। यूनियन एंड स्टेट जो है उसमें जो स्पेसिफाई जो पावर्स और एंड फंक्शंस जो हैं लेजिस्लेटिव के रिगार्डिंग, कौन किसके शेड्यूल में, 7 शेड्यूल में, तो कौन से हैं, यूनियन एंड स्टेट में कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्या क्या है, यूनियन के क्या पावर्स हैं, स्टेट के क्या पावर हैं, यूनियन के क्या फंक्शंस हैं, स्टेट के क्या फंक्शन हैं, ये किसमें 7 शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो इसके बारे में जब भी आपने देखना तो 7 शेड्यूल में क्या क्या है आप सबको मालूम है, हमारी 3 लिस्ट है, तो वो 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो आप सबको ये मालूम है कि जो जो ये यूनियन स्टेट, जो ये आपकी यूनियन लिस्ट है, ठीक है, यूनियन लिस्ट के ऊपर जो भी लॉ बनाने हैं या कुछ भी उस पर ऑल्टर करना है तो किसके हाथ में है ये काम, सेंट्रल गवर्नमेंट के।
ठीक है, ये आप सबको मालूम है। स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसकी स्टेट पावर के स्टेट लिस्ट है वो किसके हैंड में है, स्टेट के। और कॉन्करेंट में क्या होता है कि कॉन्करेंट में जो भी आपकी दोनों इन कॉन्करेंट लिस्ट में जब भी कोई लॉ बनेगा या वो दोनों का आपकी डिसीजन होगा, दोनों के ऊपर, दोनों ही इस पे कॉन्करेंट लिस्ट पे अपना पावर और फंक्शंस जो हैं वो एलोकेट हो सकते हैं और ये डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यूनियन जो लिस्ट है उसमें ओनली जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पे पावर, जो यूनियन लिस्ट में उसकी जो भी लॉ बनाने हैं तो वो यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही बनाएगी। स्टेट वाली लिस्ट में जो है स्टेट गवर्नमेंट ही लिस्ट बनाएगी, बट कॉन्करेंट में दोनों ही बना सकते हैं, स्टेट और जो सेंटर है दोनों ही बना सकते हैं। ओरिजिनली जो है 97 जो ओरिजिनली हमारा संविधान जो बना था वो हमारा 97 सब्जेक्ट थे, ठीक है, यूनियन लिस्ट के। बट नाउ 100 लिस्ट है, ठीक है, 100 सब्जेक्ट हैं, ठीक है जी। तो इसके बारे में, और स्टेट लिस्ट में हमारे जो ओरिजिनली थे 66 थे और आज कितने हैं, 61 हैं। और कॉन्करेंट में 47 सब्जेक्ट थे और आज कितने हैं, 52। तो ये आपको ध्यान में देना है, जो एज ऑफ मैं ये जो बता रहा हूँ 1 नवंबर 2021 तक की बता रहा हूँ, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट जो थे वो किस में थे, यूनियन लिस्ट में, जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉ बना सकती है। और आज वो जो है वो 100 सब्जेक्ट हो चुके हुए, 97 से 100 हो चुके हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो आपकी स्टेट लिस्ट है उसमें क्या 66 सब्जेक्ट थे पहले, अब कितने हैं, अब आपके जो हैं वो है 61 सब्जेक्ट, ठीक है, ये कम हुए हैं, बाकी सभी लिस्ट जो हैं वो बड़ी हैं। ओनली स्टेट गवर्नमेंट की जो है वो उसमें से जो 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कम हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो आपकी कॉन्करेंट है उसमें बड़े हैं, कितने बड़े हैं, 47 से 52, ठीक है, ये भी आपको एज ऑफ 1 नवंबर 2021 ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको ये बताओ इनिशियली जो हमारा जब संविधान बना है तब कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे और आज कितने, तो आपको मालूम होना चाहिए 47 सब्जेक्ट थे जो ओरिजिनली थे, बट आज जो हैं वो सब्जेक्ट जो हैं चेंज होके फिर 52 सब्जेक्ट हैं। ये जो लिस्ट है मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, लास्ट में इसके बारे में हम शेयर कर देंगे कि कौन कौन सी लिस्ट किसके रिगार्डिंग है, ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या है, however there is a certain circumstances through the central government can enter jurisdiction of state and the president proclaim the emergency। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, ये होने के बावजूद भी कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस हैं जहां क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में एंटर हो सकती है और क्या कर सकती है, प्रेसिडेंशियल जो रूल्स हैं वो लगा सकती है। वो कौन सी कंडीशन है वो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ऐप पढ़ लिया कि कौन कौन सी लिस्ट होती हैं, किस किस के रिगार्डिंग होती हैं, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं, जो कौन सा ग्राउंड है, क्या ग्राउंड है कि मतलब क्या कारण है, ये कॉज है कि आर्टिकल 3 जो 56 है वो लग जाता है, स्टेट मतलब प्रेसिडेंट जो रूल लग जाता है। कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये हो सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। आर्टिकल 355 क्या बोलता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि यूनियन गवर्नमेंट की है कि प्रोटेक्ट करना स्टेट गवर्नमेंट को अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। मैंने आपको जो फर्स्ट हमारी वीडियो थी उसमें बताया ही था, एक्सटर्नल एग्रेशन क्या हो सकता है कि कोई नेबरिंग जो कंट्री है या वॉर की सिचुएशन या कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं उसको एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या बोलते हैं कि जो हमारी आर्मी या पुलिस के अंदर रिहेबिलिटेशन हो जाती है, आर्मी रिहेबिलिटेशन बोल जाते हैं उसको हम क्या, ये आर्टिकल जो नाम है आर्मी जो रिहेबिलिटेशन, उसका जो 44th आर्टिकल मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है। प्लीज़ अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसके में चेक कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में इसकी जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप उसमें से आप जो लास्ट वीडियो है इसके बारे में जिसमें हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। तो इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है उसके बारे में, जो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है और या इंश्योर करती है सेफ्टी के बारे में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या करती है, एवरी स्टेट की जितनी भी सेफ्टी है उसके में अगर इस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन है फिर तो कोई रूल नहीं लगेगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वहां पे क्या लगाएगी, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 356 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑन द सीट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर की, गवर्नर अगर
अगर कोई गवर्नर ऐसी रिपोर्ट देता है जहां पे वो लिखा होता है कि जो काम है, जो स्टेट गवर्नमेंट में जो भी सिचुएशन है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उस केस में भी क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। ठीक है, तो ये दो ग्राउंड्स हैं कि क्या 350 जो 5 है उसमें क्या है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी ड्यूटी है कि वो स्टेट में अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर होती है, उस केस में प्रेसिडेंट रूल और उसकी सेफ्टी कर सकते हैं। और सेकेंडली क्या है कि गवर्नर से अगर प्रेसिडेंट को ऐसा कोई रिपोर्ट मिलता है जिसमें कि सेटिस्फाइड सिचुएशन है कि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं हो रहे हैं, मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन क्या होगी अगर स्टेट गवर्नमेंट में, उसकी अप्रूवल कैसे होगी, कैसे लेनी होगी, और उसकी ड्यूरेशन क्या होगी अगर स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होगी दोनों हाउसेस की। ठीक है, और मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 2 मंथ, 2 मंथ के अंदर अंदर उन दोनों हाउसेस से अप्रूवल चाहिए होगा अगर आपने किसी एक स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगाना होगा। इफ द ड्यूरेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा आपको मालूम है कि टेम्पररी इन नेचर है, कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा परमानेंट इन नेचर है। ठीक है, तो क्या होगा, राज्यसभा से आपको अप्रूवल लेनी होगी, और उसके बाद वो जो प्रोक्लेमेशन है शेल बी कीज टू प्रोपरेट विद इन द 30 डेज, आपको क्या करना होगा कि जो नई लोकसभा बनी होगी, ये तो हो गई ना आपकी पुरानी जो डिसॉल्व हो गई, बट अगर राज्यसभा उसको अप्रूव कर देती है तो उसके बाद जो 30 डेज आएंगे उस प्रोक्लेमेशन के बाद, उस 30 डेज में आपको लोकसभा की जो फर्स्ट सिटिंग होगी, फर्स्ट सिट्स होगा, उसमें वो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन और अप्रूवल उसकी लेनी होगी उस एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, विद इन 30 डेज आपको क्या, नई लोकसभा जो सिटिंग में आएगी, जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट में आएगी, उससे आपको 30 डेज में अप्रूवल लेनी होगी। ठीक है, तभी ये जो है आप अप्रूवल इसकी मिल सकती है। जो क्या नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंडेड बाय द 6th मंथ एवरी बट बियॉन्ड 3, नॉट बियॉन्ड 3 ईयर्स। ठीक है, जो ये है आपकी अप्रूवल जो है, जो आपकी इमरजेंसी है, जो प्रेसिडेंट रूल जो है, वो आपका 6 मंथ के एवरी 6 मंथ एक्सटेंड कर सकते हैं आप विद द अप्रूवल, बट आप 3 साल के बाद जो प्रेसिडेंट रूल है वो नहीं लगा सकते, मैक्सिमम लिमिट जो है वो 3 ईयर है। 44th जो अमेंडमेंट क्या बोलती है कि न्यू प्रोविजन, उसने जो 44th 1976 की जो 44th जो अमेंडमेंट है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, उसमें क्या बोला गया था, put the restrain the power of the parliament to the extent the proclamation issued under the आर्टिकल 356 बियॉन्ड द 1 ईयर। 1 ईयर में क्या है कि आप 1 ईयर इशूड कर सकते हैं एक्सटेंडेड टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये जो 44th में न्यू एक प्रोविजन इंसर्ट की गई थी। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो रेवोकेशन की, अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया है ठीक है जी, उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो उसको खत्म भी तो करना है। ठीक है, तो खत्म कैसे कैसे होगा उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो एनी सिचुएशन एंड सच प्रोक्लेमेशन में बी रिवोक्ड और वेरिड बाय द सब्सिक्वेंट। ठीक है, क्या होता है कि जो ऐसा प्रोक्लेमेशन है, अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन की आपको मालूम है कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा वो रिवोक्ड खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ओनली प्रेसिडेंट ही उसको रिवोक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आपको मालूम है कि जो नेशनल इमरजेंसी की पावर है, स्टेट इमरजेंसी की पावर है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की पावर है, किसके पास है, प्रेसिडेंट, तो लगाएगा भी वही और खत्म भी कौन करेगा, वो भी आपका प्रेसिडेंट ही करेगा। नेक्स्ट, जो प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर 356(1) के, वो एक्सपायर कब होगा, मतलब वो खत्म कैसे कैसे होगा, तो उसकी कंडीशंस है आफ्टर 2 मंथ ऑफ इट्स मेकिंग। अगर देखिए, एक तो होगा प्रेसिडेंट उसको रिवोक्ड कर देगा, बट ऑटोमेटिकली वो कैसे खत्म होगा, अगर ये कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या कि जैसे ही ऊपर बताया कि 2 मंथ के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट से, दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेनी होगी। अगर ये 2 मंथ के अंदर अंदर नहीं करता है तो क्या होगा, ये जो ऑटोमेटिकली आपका रिवोक्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन 356(3) क्या बोलता है कि आपका जो ये है मस्ट बी, जो नॉट प्रेजेंटेड अप्रूवल के लिए, अप्रूवल बोथ हाउसेस में नहीं होता, अगर 60 दिनों के अंदर, 2 मंथ के अंदर अंदर अगर ये प्रेजेंट नहीं होता है पार्लियामेंट में, तो ये ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो जाएगा। सेकंड केस क्या बोलता है
इवन बिफोर 2 month इफ प्रोक्लेमेशन और जो प्रेजेंटेशन ऑफ ए हाउस ऑफ पार्लियामेंट फेल टू गेट अप्रूवल, ठीक है। एक तो है फर्स्ट क्या बोलता है कि आपको वो प्रेजेंट ही नहीं होता विद इन 2 month, जो प्रोक्लेमेशन है आपने किया है, प्रेसिडेंट ने किया है, तो वो अगर हाउसेस के प्रेजेंट ही नहीं होता तो वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। अगर वो हो भी जाता है और उसकी अप्रूवल नहीं होती तो भी वो खत्म माना जाएगा, ठीक है। सेकंड ये बोलता है कि फर्स्ट ये बोलेगा कि वो उसकी अप्रूवल जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ, सेकंड है कि उसकी अप्रूवल नहीं मिली। तो दोनों केसेस में क्या हुआ, अप्रूवल तो नहीं मिली है ना, चाहे वो प्रेजेंट हुआ चाहे अप्रूवल नहीं मिली, तो दोनों केस में अप्रूवल नहीं मिली है, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन बोलता है आफ्टर 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, जैसे प्रोक्लेमेशन समझो लग गई, आपके प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग गया, उसके 6 महीने के बाद क्या होता है, इन केस ऑफ फर्दर जो रेवोकेशन पास्ड बाय द हाउसेस आफ्टर पासिंग द इनिशियल अप्रूविंग सेट टू बी द प्रोक्लेमेशन, ठीक है जी। आफ्टर 6 month क्या होगा, वो प्रोक्लेमेशन ऑटोमेटिकली केस हो जाएगा और नया जो रेजोल्यूशन होगा वो पास होगा तो वो भी रिवोक्ड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो लास्ट वन सब्जेक्ट क्या बोलता है, लास्ट वन ये बोलता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ जो 6 month पासिस द रेवोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन जो पास हुआ था बाय द बोथ हाउसेस ओवर मैक्सिमम 3 ईयर, मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम कितनी लिमिट है इसकी 3 ईयर, तो 3 ईयर तक अगर ये काम होता है, अगर मतलब 3 ईयर तक तो नेशनल आप स्टेट इमरजेंसी लगा, आफ्टर दैट आप स्टेट इमरजेंसी नहीं लग सकती, तो ये आपको मैंने ऊपर बता ही दिया था, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा कि फर्स्ट कंडीशन क्या थी। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि अगर तो वो प्रेजेंट नहीं होता 2 मंथ के अंदर अंदर तो वो खत्म हो जाएगा, अगर वो प्रेजेंट हो भी जाता है, सेकंड ये बोलता है अगर वो प्रेजेंट हो जाता है और उसको अप्रूवल नहीं मिलती तो वो खत्म हो जाएगा। थर्ड ये बोलता है कि 6 मंथ के बाद अगर कोई ऐसा अप्रूवल आ जाती है कि उस प्रोक्लेमेशन को खत्म करना है, प्रेजेंट रूल को खत्म करना है, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली वो जो रेजोल्यूशन पास हो गया कि इसको खत्म करना है, प्रेजेंट रूल को खत्म करना है, तो आपको ऑब्वियसली वो खत्म हो जाएगा। और जो लास्ट वन वो क्या बोलता है कि मैक्सिमम जो लिमिट है, अगर वो आपकी स्टेट इमरजेंसी लगी है और वो 6 मंथ आप हर 6 मंथ एक्सटेंड करते जाते हो, एक्सटेंड करते जाते हो, 3 साल हो जाते हैं, तो उसके बाद भी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो ये कंडीशन तब होंगी, कंडीशन भी तब होंगी, ये जो 3 साल वाली वो तब होंगी अगर ये 3 फॉलोइंग जो कंडीशंस है अगर वो फॉलोड करती होंगी। एंड नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी ऑपरेट, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है जी। कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो ही वो एक्सटेंड 3 साल के लिए हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। और सेकेंडली सेकंड क्या केस बोलता है कि द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज दैट इलेक्शन ऑफ द स्टेट असेंबली कैन नॉट बी हेल्ड, कि जो इलेक्शंस हैं वो नहीं होंगे, अभी के लिए इलेक्शंस नहीं होंगे, इन केस ऑफ दैट कि 3 ईयर के बाद भी जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये जो 3 और थर्ड क्या बोलता है, डेट ऑफ द ब्रिज प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट कोई प्रोक्लेमेशन के लिए कोई डेट फिक्स करता है तो उस केस में ये रिवोक्ड होगा। तो ये 3 कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होंगी तभी ये 3 साल के बाद भी रिवोक्ड होगा। और यहाँ पे मैं ये आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, होप आपको समझ आई होंगी। ये 3 जो कंडीशंस हैं ये किस केस में है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कि जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है, आपकी आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3 ईयर है, ठीक है। जैसे 3 ईयर मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। 3 ईयर जो है वो मैक्सिमम लिमिट है किसकी, कि प्रेसिडेंट रूल उस पे जो है वो अपने लगा सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है तो उसको क्या करना होगा कि एवरी 6 मंथ, ठीक है। अगर देखिए पहला जो प्रोक्लेमेशन है वो 1 ईयर तक लगा सकता है, ठीक है। सेकेंडली वो जब खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए वो फिर से एक रेजोल्यूशन लाएगा, वो फिर से वही मशीनरी होगी कि वो 2 मंथ के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए और अप्रूव होना चाहिए, अगर तो नहीं होता है तो वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो पहले क्या प्रेसिडेंट क्या चेक करेगा कि नेशनल इमरजेंसी तो नहीं लगी गई, अगर लगी है तो वो यस कर देगा कि यस जो 6 मंथ के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो वो यस कर देगा, ठीक है। अगर वो देखेगा कि अगर इलेक्शन कमीशन से बात करेगा कि इलेक्शन कमीशन अगर सर्टिफाइड कर देगी यस वहां पे स्टेट असेंबली में इलेक्शंस हेल्ड नहीं हो सकते तो, और या फिर थर्डली अगर कोई डेट फिक्स कर देता है प्रेसिडेंट,
तो वो इस 6 मंथ के लिए वो जो एक्सटेंड कर सकता है प्रेसिडेंट रूल को, अदरवाइज वो रिवोक्ड माना जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो क्या है कि अगर जो प्रेसिडेंट है इन कंडीशंस को फुलफिल देख लेता है कि अगर ये फुलफिल हो रही हैं तो वो 6 मंथ के लिए जो एक्सटेंड कर सकता है, अदरवाइज वो रिवोक्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल लगता है उसके इफेक्ट क्या होंगे। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो उसके जो इफेक्ट हैं वो क्या होगा कि वो क्यों, पहले तो मैंने आपको बताया ही है कि जो ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है तभी वो स्टेट इमरजेंसी लगती है, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो मशीनरी है अगर उसमें स्टेट गवर्नमेंट उसको फुलफिल नहीं कर पाती तो हमारा प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके क्या इफेक्ट होंगे, द प्रेसिडेंट अज्यूम टू हिमसेल्फ एज ए फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कि जितने भी फंक्शंस हैं जो गवर्नर के काम है, जो भी जो हिमसेल्फ अज्यूम करेगा कि जो प्रेसिडेंट है वो अंडर कंट्रोल ले लेगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, जो भी काम होंगे वो किसके अथॉरिटी पे होंगे, वो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी पे होंगे। ठीक है, सेकेंडली क्या बोलता है कि वो डिसॉल्व करेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, और सस्पेंड कर सकते हैं उनको। ही मे ऑथोराइज टू पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ बिफोर ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, वो क्या कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव को सस्पेंड कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, और क्या उसके बिहाफ पे, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव बिहाफ पे वो सेंटर को ऑथोराइज, पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर सकता है कि आप उसके बिहाफ पे आप लॉ बनाइए। ये किस कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। सेकंड, थर्डली क्या बोलता है, प्रेसिडेंट कैन मेक एनी और अदर इंसिडेंट और कॉन्सिक्वेंटली प्रोविजंस नेसेसरी टू इफेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोक्लेमेशन। कोई भी ऐसे इंसिडेंट और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन बना सकते हैं जो कि नेसेसरी है किसके लिए, जो प्रोक्लेमेशन उसका ऑब्जेक्ट है, जो आपका स्टेट प्रेसिडेंट के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए अगर कोई भी रेजोल्यूशन की जरूरत है, अगर कोई प्रोविजन की जरूरत है तो वो कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट The president is not, however, authority to assume the power of high court to suspend any constitutional provision pertaining to it। ठीक है, बट यहाँ ये है कि प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो जो हाई कोर्ट की पावर है उसको भी मतलब उसके हैंड में आ सकती है। ठीक है, जो हाई कोर्ट है ज्यूरिडिक्शन है वो अलग से है। ठीक है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ द। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो प्रेसिडेंट रूल है उसका इफेक्ट जो है फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी नहीं होगा। बट यस, जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें मैंने आपको बताया ही था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं अनटिल जो हमारा 19, 20 और 21, मैंने आपको बताया 19 जो हमारा अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है, जो आर्म रेवोल्यूशन है उसमें 19 जो आर्टिकल वो सस्पेंड नहीं होता। अदरवाइज 20 और 21 जो है इन अदर केसेस में 20 और 21 जो है वो नहीं खत्म होता। ठीक है, मैंने इसके बारे में अच्छे से डेप्थ में पढ़ाया है नेशनल इमरजेंसी वाले चैप्टर में। आप नेशनल इमरजेंसी का जो चैप्टर है उसके देखिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कोप और ज्यूरिडिक्शन। स्कोप ऑफ ज्यूरिडिक्शन, जुडिशियल रिव्यू। ये क्या चीज है, ये ऐसा है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है और वो जो प्रेसिडेंट रूल है वो क्या है, फॉर द जुडिशियल रिव्यू के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल जो अमेंडमेंट 38 हुई थी 1975 में, उसमें ये बोला गया कि अगर आर्टिकल 36 जो है, जो 56 है, 356 है, वो फाइनल और कॉन्सिक्यूटिव होगा, कुड बी चैलेंज टू द, मतलब आर्टिकल जो अगर जो स्टेट इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो वो कहीं भी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। ये आर्टिकल इसमें बोला गया था। ठीक है, किसी भी जो जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं होगा, मतलब वो कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। ठीक है, चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये आपको क्या है कि चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के। बट यस, आफ्टर 44th अमेंडमेंट जब हुई 1978 में, उसमें बोला गया कि अगर जो प्रेसिडेंट है वो फॉलोइंग सेटिस्फैक्टरी, जो हमारे जो जुडिशली हमारी मशीनरी है अगर उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं है और वो प्रेसिडेंट रूल लगा देता है, कि मतलब कि उस कंडीशन में कि अगर कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से प्रेसिडेंट रूल लगा दे। ठीक है, और क्या होगा कि जो पूरी कंडीशंस फुलफिल ना हो रही हों और प्रेसिडेंट रूल लगा देता है, स्टेट इमरजेंसी लगा लेता है, तो वो क्या है, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए
उसको प्रेसिडेंट को जुडिशियल रिव्यू के अंडर आना पड़ेगा। ठीक है जी। तो उस केस में क्या क्या कौन से आर्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा पढ़ देते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इंपोजिंग द प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ऐसा कोई प्रोक्लेमेशन कर देता है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो इंपोज कर देता है, वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू के लिए सब्जेक्टिव है कि उसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर लाया जा सकता है। ठीक है। जो आपकी 38 आर्टिकल था, 38 अमेंडमेंट थी, उसमें ऐसा नहीं था वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। बट यस 44th अमेंडमेंट ने बोला है कि जो ये नेशनल जो स्टेट इमरजेंसी है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी द बेस्ड ऑन रेलेवेंट मटेरियल। The action of the president can be struck down to the court based on irrelevant extraordinary ground found to be the malified purpose। ठीक है। अगर जो है malified purpose से प्रेसिडेंट अगर उसमें स्टेट इमरजेंसी लगाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए सब्जेक्टिव है। ठीक है। ऐसे ये जो 3-4 केसेस हैं, जैसे कि अगर वो कैनट करेक्ट, जो कोर्ट है वो जो करेक्ट नहीं कर सकता, जो अगर वो कोई मटेरियल और ऐसा कोई है तो वो स्टेट प्रेसिडेंट है वो रूल नहीं लगा सकता। ठीक है। तो ऐसा ही जो है ये आपके जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो भी सब्जेक्टिव टू क्या है, जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो है प्रेसिडेंट जो हमारा रूल है वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम